एनिसोमेट्रोपिया विल इंड्यूस माइक्रोट्रोपिया। हम ना पहले उसकी थोड़ी सी टेक्निक समझ रहे हैं, ऑप्टिक्स समझ रहे हैं। एन आइसो का मतलब क्या है कि एक आंख जो है ना उसकी वो इमेट्रोप है, दैट मीन्स कि उसकी विजन 6/6 है, उसमें किसी किस्म का कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। जो सेकंड आई है सपोज उसकी विजन 6/36 है और उसका रिफ्रैक्टिव एरर +6 का है या -6 का है। अब जो जिसका रिफ्रैक्टिव एरर 0 है उसका तो क्लियर इमेज आएगा रेटिना पे, तो उसको चीज़ें क्या दिखाई देंगी, साफ। अब जो जिसका नंबर -6 है उसको हमने क्या किया, करेक्ट नहीं किया, ठीक है। करेक्ट नहीं किया तो क्या फोबिया पे क्लियर इमेज आएगा, नहीं जाएगा, ब्लर रेटिनल इमेजेस जाएंगे। जब ब्लर रेटिनल इमेजेस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोवियर सुपरेशन, ठीक है। और माइक्रोट्रोपी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेंट्रल सुपरेशन। सेंट्रल सुपरेशन का मतलब क्या हुआ, फोवियर सुपरेशन। एक फोविया क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, दूसरा क्या है, नॉर्मल है, दैट्स विल लीड टू माइक्रोट्रोपिया, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका जो कहाँ पहुंची हो, कि सेंट्रल सप्रेशन की वजह से माइक्रोट्रोपिया, मैं इससे पूछ रहा हूँ निशा से। ये सर सेंट्रल मतलब क्या आइसोमेट्रोपिया में एक के ऊपर वो फोबिया के ऊपर स्प्रेशन हो जाएगी, हाँ तो फिर सेंट्रल स्प्रेशन हो जाएगी, तो माइक्रोट्रोपिया हो जाएगा। तो माइक्रोट्रोपिया हो जाएगा। और आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ एज, जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है, एज के बढ़ने से जो माइक्रोट्रोपिया है, जो एनिसोमेट्रोपिया, वो क्या होता है, कम होता है। अब हो सकता है बच्चे की उम्र 2 साल है, उसका जो इफेक्टिव एरर है +6 का है, बच्चा जब 8-9 साल का होगा तो हो सकता है उसका जो एनिसोमेट्रोपिया वो खत्म हो जाए, लेकिन उस ड्यूरेशन में वो क्योंकि सुप्रेशन कॉज कर चुका होता है, तो जितना एम्ब्लायोपिया उसको होना था या जितनी उसको फोबिया सुप्रेशन होनी थी वो हो चुकी होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मेजर जो इटियोलॉजी है, जो इंसिडेंस है माइक्रोट्रोपिया का, वो क्या होता है, एनाइसोमेट्रोपिया। जो सेकंड मेजर फैक्टर है वो आता है फोवियल पैथोलॉजी। क्या आती है, फोवियल पैथोलॉजी। फोवियल पैथोलॉजी में क्या होता है कि आपकी फोविया स्कारिंग हो गई है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गई है, कोई और चीज़ होगी जिसका आपकी डायरेक्ट फोविया क्या हो गई है, पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी होने से आपकी फोविया की क्या हो गई है, सुप्रेशन। तो जब फोविया सुप्रेशन हो जाएगी तो दैट्स विल लीड टू अ माइक्रोट्रोपिया। और सेकंड आता है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल और हेरिडिटरी में क्या फ़र्क होता है, हेरिडिटरी में विरासत पे उसको मिलेगी, जो पेरेंट्स की तरफ से मिलेगा जो भी डिजीज होगी। अच्छा, और कंजेनिटल जो बाय बर्थ उसमें होगी, मतलब उसके पेरेंट्स की तरफ से उसको नहीं मिलेगी, फैमिली में। कॉन्जेनिटल में क्या होता है कि अगर कॉन्जेनिटल माइक्रोट्रोपिया हो ना, तो सबसे जो मेन चीज़ है इसमें जो डिस्टर्ब होती है उसे हम कहते हैं फिक्सेशन रिफ्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म। कौन सा, फिक्सेशन रिफ्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म। तो जो फिक्सेशन रिफ्लेक्स जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब फिक्सेशन रिफ्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म डिस्टर्ब होगा तो फिर पेशेंट को डेविएशन भी होगी और पेशेंट को माइक्रोट्रोपिया भी होगा, हाँ, ठीक है। और इसका जो लास्ट फैक्टर है वो कौन सा है, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी में क्या आता है कि ये विरासती होता है और पीछे से आपके जो पैटर्नल या मैटर्नल साइड पे जो ट्रांसफर होके आ रहा होता है। अब मेरा क्वेश्चन है ऑडियंस में से, जो ऑडियंस है, शांजे सुन रही हो, शांजे? तो क्वेश्चन ये है, हम बात क्या कर रहे थे, क्वेश्चन पूछना क्या था, हाँ, क्या अकोमोडेटिव स्क्विंट की वजह से माइक्रोट्रोपिया हो सकता है? क्या अकोमोडेटिव माइक्रोट्रोपिया हो सकता है?